हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए फाइनल ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। तो इसमें हम प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी का अध्ययन हम कर रहे हैं। तो इसमें हम जो प्राकृतिक प्रदेश है वो पढ़ रहे हैं। उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश हमारे चल रहा है। इसमें आज हम ये उष्ण मरुस्थलीय प्रदेशों में पाए जाने वाले जीव जंतु और ये वहाँ की आर्थिक क्रियाएं हैं, उनका अध्ययन हम करेंगे। देखो, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में जो जीव जंतु है उनमें देखो मुख्य रूप से जो ऊँट है, इसका ऊँट का नाम आता है। जो ऊँट है वो मरुस्थलीय प्रदेश में एकदम मतलब उसका बहुत अच्छा अनुकूलन है ऊँट का। जो ऊँट का जो निबंध है हम छोटी क्लासों से लिखते आए हैं कि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। ऊँट एकदम से रेगिस्तान में रहने के अनुकूल है। उसके पाँव है गद्देदार होते हैं, कुबड़ होती है। एक बार जब वो पानी पी लेता है तो कई समय तक उसे जल की आवश्यकता नहीं रहती है और आसानी से जो मिट्टी है रेगिस्तान की उस पर दौड़ पाता है ऊँट। इसके अलावा सांप है, गिरगिट है, ये जीव जंतु रहते हैं जो बिल बना के रहते हैं और भीषण गर्मी से इनको राहत मिल जाती है बिल बना के जब ये रहते हैं। उसके अलावा घोड़े हैं, बारहसिंगे हैं, लोमड़ी, भेड़िया, हिरण हैं आदि जीव जंतु भी यहाँ पाए जाते हैं। उसके अलावा यहाँ देखो शतुरमुर्ग है, ऑस्ट्रिच कहते हैं जिसे, वो भी यहाँ पाया जाता है। पक्षियों में सबसे बड़ा होता है शतुरमुर्ग, और लेकिन ये जो पक्षी शतुरमुर्ग है ये उड़ नहीं पाता है, बल्कि ये बहुत तेज दौड़ता है। शतुरमुर्ग ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं पाता है, ये तेज दौड़ता है। ये अफ्रीका में पाया जाता है शतुरमुर्ग। उसके अलावा देखो मरुस्थलीय प्रदेश में मानव की आर्थिक क्रियाएं हैं। अगला जो टॉपिक है वह है आर्थिक एवं मानवीय दशाएं कि मरुस्थल में जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पर क्या आर्थिक दशाएं हैं और मानवीय दशाएं क्या है। इसमें देखो पहला बिंदु दिया है पशुपालन और कृषि का। मरुस्थलीय क्षेत्र में पशुपालन और कृषि का देखो, पशुपालन में सबसे ज़्यादा यहाँ देखो चलवासी पशुचालन होता है। चलवासी पशुपालन, मरुस्थलीय क्षेत्रों में चलवासी पशुचारण होता है जो पशु को चराने वाले पशुओं को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते हैं, क्योंकि जहाँ इन्हें जल और चारा जहाँ मिलता है वहीं पे ये अपने पशुओं को ले जाते हैं। इसलिए ये चलवासी पशुचारण कहलाता है। यानी पशुओं को अपने साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाते हैं। जहाँ मरुस्थलीय क्षेत्र में कहीं भी इन्हें जल और चारे की उपलब्ध होता है वहीं अपने पशुओं को ये रखते हैं। और मरुस्थलीय क्षेत्र है, जलवायु है काफ़ी विषम जलवायु है, ठीक है। तो अधिकतर भेड़ है, बकरी है, ऊँट है, घोड़े हैं, ये यहाँ पाले जाते हैं यहाँ के लोग। और ऊँट और घोड़े देखो बद्दू लोगों का बताया है, बद्दू जनजाति है जो कि अरब के रेगिस्तान में रहती है। तो ऊँट और घोड़े ये पालती है और इसके अलावा ये भेड़ और बकरी भी पालती है, बद्दू जनजाति है। तो ये जो जनजाति है ईरान इराक के जो घुमक्कड़ चरवाहे हैं वो ग्रीष्म ऋतु में पहाड़ी ढालों की ओर और शीत ऋतु में निचले पठारों या नदी घाटियों में उतर आते हैं पशुओं के लेकर, इसीलिए इसे चलवासी पशुचारण कहते हैं। और इनकी पशुओं से ये ऊन है, दूध है, मांस है आदि प्राप्त करते हैं और अपनी जीविका चलाते हैं। इसके अलावा इसमें कृषि में है, देखो ये तो पशुपालन हो गया। फिर कृषि में है
देखो कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण जल होता है, और जल का ही यहाँ अभाव पाया जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्र है, जल का यहाँ अभाव रहता है। कृषि यहाँ नहीं के बराबर होती है। कुछ एक क्षेत्रों में कृषि हो जाती है, जैसे नील नदी का जो क्षेत्र है वहाँ कृषि होती है। जैसे ईरान इराक में दजला फरात जो नदियाँ हैं वहाँ कृषि कार्य होता है। उसके बाद देखो नखलिस्तान है, नखलिस्तान ये सब दिया गया है बुक में आपके नखलिस्तान है। देखो नखलिस्तान उसे कहेंगे जहाँ पर कोई तालाब वगैरह होते हैं, पानी वहाँ कुछ इकट्ठा हुआ रहता है, उस क्षेत्र को नखलिस्तान कहते हैं। और यह कुछ हरा भरा क्षेत्र होता है। और उसके अलावा यहाँ जो कृषि है वो खजूर की सबसे ज्यादा कृषि होती है। ठीक है, खजूर की कृषि नखलिस्तान में सबसे अधिक होती है। यहाँ कुछ पानी उपलब्ध हो जाता है तो यहाँ खजूर की कृषि कर लेते हैं। और देखो खजूर को रेगिस्तान या मरुस्थल की रोटी कहते हैं। ठीक है, तो खजूर है उसे रेगिस्तान या मरुस्थल की रोटी कहते हैं। ये खजूर यहाँ बहुत अधिक उगाया जाता है। और जैसे अब सर्दी आ गई है तो जो खजूर आता है वो लगभग अरब कंट्री से आता है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है, बहुत अच्छा माना जाता है खजूर। तो उसके अलावा इनको जहाँ भी कुछ संभावनाएं मिलती है जल की, देखो कृषि जल पे ही निर्भर करती है। अगर जल की जहाँ भी संभावनाएं मिलती है तो यहाँ के लोग कृषि कार्य करते हैं। हालांकि कृषि कार्य बहुत कम है और जहाँ भी संभावनाएं मिलती है वहाँ ये अपनी सुविधा अनुसार कृषि करते हैं। और कृषि में देखो बाजरा है, ज्वार है, कपास है, तंबाकू है, दालें हैं, ये गेहूं की कृषि भी करते हैं। अब जैसे नील नदी है, मिस्र देश है, वहाँ कपास की कृषि भी की जाती है और उत्तम किस्म का मतलब अच्छी क्वालिटी का कपास है उसका उत्पादन किया जाता है, जिसके जो रेशे हैं, रेशे बड़े होते हैं। अच्छी क्वालिटी का कपास यहाँ उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ जैसे खजूर भी हो गया, अंजीर है, तरबूज है, अंगूर है, प्याज है, तरकारियाँ है आदि सभी की कृषि यहाँ की जाती है। बस थोड़ा बहुत यहाँ जल मिलना चाहिए, जल मिलते ही ये कोई ना कोई फसल उगा लेते हैं। बल्कि यहाँ केसर और जैतून भी पैदा किया जाता है जो कि उसके बाद है देखो खनिज। देखो इन क्षेत्रों में खनिज भी पाया जाता है लेकिन बहुत कम पाया जाता है। और जब खनिज की बात आती है, जब मरुस्थलीय क्षेत्रों में खनिज की बात आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो अरब है, अरब कंट्रीज है वो हमारे दिमाग में आते हैं। और अरब कंट्रीज है जो कि तेल और प्राकृतिक गैस के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ जल तो नहीं है मगर पेट्रोल बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पाया जाता है। और जो पेट्रोल है वो आधुनिक समय में सबसे महत्वपूर्ण ईंधन है, ऊर्जा का सबसे अच्छा सोर्स है पेट्रोल। तो यहाँ पेट्रोल बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके अलावा तांबा है, सोना है, ये भी यहाँ पाया जाता है। उसके अलावा लोहा है, कोयला, मैग्नीज, तांबा, फास्फेट और यूरेनियम, ये भी यहाँ पाया जाता है मरुस्थलीय क्षेत्रों में। अब जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में, तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में 2 सोने की खानें हैं जो कि विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, ये कंपटीशन में भी पूछी जाती है और अपने डिग्री में भी ये महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में 2 खानें हैं जो कि विश्व प्रसिद्ध है। गुलगार्डी पहली है, गुलगार्डी, दूसरी है कालगुल्डी, कालगुल्डी। ये 2 खाने हैं देखो ऑस्ट्रेलिया की जो कि सोने के लिए फेमस है।
सोना यानी गोल्ड, ठीक है, सोने के लिए ये विश्व प्रसिद्ध है। और वैसे तो जो ऑस्ट्रेलिया है, देखो ऑस्ट्रेलिया का 34% जो क्षेत्र है, 34% जो क्षेत्र है वो निर्जन क्षेत्र है। निर्जन यानी कोई नहीं रहता है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, बिल्कुल भी पॉपुलेशन नहीं मिलती है। अगर कोई मिल भी रही है पॉपुलेशन, यानी जहाँ जो डेंसिटी है वो 2 या 4 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है, बहुत ही कम यहाँ जनसंख्या घनत्व है। तो केवल जो सोना मिलता है ऑस्ट्रेलिया में पश्चिम भाग में, तो इसलिए वहाँ कुछ एक जो जनसंख्या है वो मिल जाती है, खासकर जो लेबर है उनकी वहाँ पॉपुलेशन मिलती है ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में। उसके अलावा जो सऊदी अरब है, ईरान है, इराक है, यहाँ पेट्रोल और ये प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है, तो यहाँ भी कुछ जनसंख्या देखने को मिलती है। और सऊदी अरब है विश्व में सबसे अधिक, यहाँ तेल खनिज के भंडार हैं और उत्पादन भी यहाँ होता है। इसके अलावा यहाँ रिफाइनरीज है जहाँ तेल को शुद्ध किया जाता है। उसके अलावा जो तांबा है, जो कि पिछले वीडियो में बताया था आपको, जो चिली है, चिली है दक्षिण अमेरिका का देश है। दक्षिण अमेरिका का देश है जो चिली है। तो विश्व में सबसे अधिक जो तांबा का उत्पादन है वो यहाँ किया जाता है चिली में। तो तांबा सबसे अधिक यही निकाला जाता है। और भारत में तांबा सबसे अधिक निकलता है अपने राजस्थान में, खेतड़ी में, जो कि अपने राजस्थान में स्थित है। तो ये खनिज है जो कि कुछ एक मात्रा में यहाँ निकाले जाते हैं। उसके बाद है उद्योग। देखो उद्योग में यहाँ मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो वस्तु निर्माण उद्योग का विकास यहाँ नामात्र हुआ है, यानी कोई वस्तु है उसका प्रोडक्शन यहाँ नहीं होता है। अगर कुछ हो भी रहा है वो बहुत ही कम हो रहा है, नाममात्र का है। इसमें जैसे ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल दिया है कि ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलीय क्षेत्र का एकमात्र औद्योगिक क्षेत्र पर्थ के समय में विकसित हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में एक शहर है पर्थ है, वहाँ पर इस तरह की इंडस्ट्री लगी हुई है जहाँ कृषि यंत्रों का निर्माण, लोहा इस्पात, तेल शोधन, सोना परिष्करण आदि कार्य प्रमुख है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। और बाकी यहाँ देखो इतना इंडस्ट्री एरिया है नहीं। और सबसे अधिक खनिज तेल है, ये प्राकृतिक गैस है, उसके अलावा यहाँ यूरेनियम भी मिलता है। उसके बाद देखो दक्षिणी पश्चिमी एशिया के मरुस्थलीय क्षेत्रों में औद्योगिक विकास सीमित है, फिर भी खनिज तेल की उपस्थिति ने इन मरुस्थलों को आकर्षण का केंद्र बना दिया है। ठीक है, यानी जो दक्षिणी पश्चिमी एशिया है, जो सऊदी अरब है, ईरान, इराक है, यहाँ औद्योगिक विकास सीमित है, लेकिन यहाँ जो तेल पाया जाता है और यहाँ जो पाया जाने वाला जो तेल है यह संपूर्ण विश्व को अपनी तरफ आकर्षित करता है। यहाँ तेल का ही खेल है यहाँ केवल। उसके अलावा देखो यहाँ वस्त्र, कालीन, ऊनी कंबल, चमड़े का सामान, तेल शोधन आदि यहाँ कार्य किए जाते हैं। और सऊदी अरब का मरुस्थल तेल की आय के बल पर ही विकसित किया जा रहा है। जो सऊदी अरब है, यहाँ जो मरुस्थल है, अब जो सऊदी अरब जो देश है वो मरुस्थल में ही बना हुआ देश है, मरुस्थल में ही स्थित है। इसी के बल पर इसका विकास किया जा रहा है। उसके बाद है नेक्स्ट है देखो मानव संसाधन। उद्योग के बाद है मानव संसाधन। जो मानव यहाँ रहता है, मानव संसाधन क्या है, कैसे है। अब मरुस्थलीय क्षेत्र है तो मानव संसाधन यहाँ बहुत ही कम देखने को मिलता है। जैसे यहाँ भी बताया आपको कि ऑस्ट्रेलिया का लगभग 34% जो क्षेत्र है वो निर्जन क्षेत्र है, जहाँ पॉपुलेशन नहीं के बराबर है, अगर है तो बहुत ही कम है। जो जनसंख्या घनत्व है 2 व्यक्ति प्रति किलोमीटर तक यहाँ जनसंख्या घनत्व है, जो कि बहुत ही कम है।
निर्जन एरिया है, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र जो होता है वहाँ जो जलवायु है विषम परिस्थितियाँ पाई जाती है। वहाँ धूल भरी आंधियाँ चलती है, कठोर वातावरण होता है, तो इस और जल भी नहीं है, वनस्पति भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ जनसंख्या नहीं के बराबर रहती है। और यहाँ पर देखो जो लोगों की श्रेणी को 3 भागों में बांट रखा है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में लोगों की जो श्रेणियां हैं उसे 3 भागों में बांट रखा है। देखो पहला तो है खानाबदोश। खानाबदोश आप समझते ही हो, तो खाने के लिए इधर उधर घूमता है, भटकता रहता है, उसे खानाबदोश कहते हैं। देखो खानाबदोश जीवन व्यतीत करने वाले स्थान स्थान पे घूमते रहते हैं। जो खानाबदोश होते हैं ये लुटेरे भी होते हैं, डाकू भी होते हैं, दूसरे लोगों को लूटते हैं, मारते हैं और उनसे जो भी प्राप्त होता है उससे अपना जीवन निर्वाह करते हैं। जो इसमें उदाहरण दिया है जैसे कालाहारी मरुस्थल है, जहाँ पर बुशमैन और हॉटनटॉट जो मुख्य निवासी है वो खानाबदोश जीवन व्यतीत करते हैं। और इसमें दूसरे वर्ग में वे लोग आते हैं जो नकली स्थानों या मरुस्थानों में निवास करते हैं, जो काम करते हैं। जैसे नकली स्थान का बताया है मैंने आपको, वहाँ खजूर की जो कृषि है वो मुख्य रूप से की जाती है नकली स्थानों में। और तीसरे वर्ग में जो ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल में निवास करने वाले लोग आते हैं। ठीक है, तो तीसरा वर्ग में जो ऑस्ट्रेलिया में निवास करते हैं वो लोग आते हैं। तो यहाँ भी देखो अलग अलग जनजातियाँ पाई जाती है मरुस्थलीय क्षेत्रों में। जैसे बद्दू है, अरब की बद्दू जनजाति है, बुशमैन जनजाति है जो कि कलाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। तो ये जो जनजातियाँ पाई जाती है इनके एक तो जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है तो बहुत ही कम ये वस्त्र पहनते हैं और जीवन यापन बहुत मुश्किल है इनका, और कबीलों में ये निवास करती हैं जनजातियाँ। और जहाँ कहीं भी इनको कुछ संभावनाएं या जल वगैरह मिलता है वहाँ ये कृषि करने लगते हैं और शिकार के द्वारा भी अपना पेट भरते हैं और थोड़ी बहुत कृषि के द्वारा भी ये अपना पेट भर लेते हैं। और बाकी ये जो जीवन है यहाँ घुमक्कड़ जीवन है, क्योंकि ये भोजन और पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये घूमते रहते हैं। और जो इसमें देखो दक्षिणी अफ्रीका के कालाहारी प्रदेश में जनसंख्या का नितांत अभाव है, जनसंख्या बहुत कम है। जलवायु का अनुकूल न होना प्रमुख कारण है। इस क्षेत्र में जनसंख्या 5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है। दक्षिण अफ्रीका का जो कालाहारी मरुस्थल है वहाँ की जो जनसंख्या है 5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाई जाती है, यानी बहुत ही कम है। उसके बाद देखो अफ्रीका महाद्वीप का लगभग 50% क्षेत्रफल सहारा मरुस्थल घेरे हुए हैं। फिर है ऑस्ट्रेलिया का है कि ऑस्ट्रेलिया का 34% भूभाग अत्यंत उष्ण और शुष्क होने के कारण महान मरुस्थल है जो बसने योग्य नहीं है, जहाँ जनसंख्या नहीं पाई जाती है। यहाँ का अधिकांश क्षेत्र है वो निर्जन और उजाड़ है। यहाँ जनसंख्या का घनत्व 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी बहुत ही कम जनसंख्या है ऑस्ट्रेलिया में भी। उष्ण मरुस्थलों में जनसंख्या के वितरण पर वर्षा की मात्रा के साथ साथ जल की उपलब्धता का प्रभाव सर्वोपरि है। सबसे मुख्य कारण यह है वर्षा नहीं होती है और जल का भी यहाँ अभाव पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो बात करते हैं अपने राजस्थान की। राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है इसकी बात करते हैं। राजस्थान का थार का जो मरुस्थल है ये विश्व का एकमात्र ऐसा मरुस्थल है जहाँ पर विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। सबसे अधिक मतलब मरुस्थलीय क्षेत्र ये राजस्थान का ही है जहाँ इतनी जनसंख्या निवास करती है, और विश्व के किसी भी मरुस्थलीय क्षेत्र में इतनी अधिक जनसंख्या निवास नहीं करती है। केवल थार के मरुस्थल में ही इतनी अधिक जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, इसमें फिर आगे दे रखा है
जैसे खजूर है, खजूर को मरुस्थलों की रोटी कहती है। और जब कभी भी इन्हें चाय या कहवा मिल जाता है तो ये उनका स्वर्ण दिवस होता है। जो रेगिस्तानों में जो लोग रहते हैं, अगर कहीं से इनको चाय या कहवा इनको मिल जाता है पीने के लिए, तो ये इनके लिए गोल्डन डे होता है उनका। तो इसके बाद देखो, बुशमैन जो है वो मांसाहारी होते हैं, जो गाय बैल का खून भी पीते हैं। जो बुशमैन जनजाति है ये गाय और बैल का खून पीती है। ये जनजाति ऐसे तो गाय को नहीं मारती है, बुशमैन गाय को ऐसे मारते नहीं है, लेकिन गाय का खून जरूर पीते हैं ये। और जो दिमक होता है, दिमक जो बुशमैन है जनजाति है, दिमक इनका चावल कहलाता है। ये दिमक को बड़े चाव से खाते हैं बुशमैन। और उसके अलावा ये जैसे जेबरा है, जिराफ है, शत्रुमुर्ग है, शेर है, चीता है, इन जानवरों का शिकार भी ये करते हैं। इसके बाद देखो यहाँ है परिवहन। देखो मरुस्थलीय क्षेत्र है, परिवहन भी बहुत मुश्किल है। यहाँ पॉपुलेशन भी इतनी कम है, तो पॉपुलेशन इतनी कम है तो परिवहन तो बहुत ही कम होगा यहाँ। अगर कुछ परिवहन का साधन भी है तो वो जो मरुस्थल है वो किनारों की तरफ ही है, बीच में नहीं है। अगर उत्तर से दक्षिण की ओर अगर सड़क बनी हुई है तो पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं है। अगर पूर्व से पश्चिम की ओर हम जा सकते हैं तो उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं जा सकते। यानी जो परिवहन है वो सीमित है। परिवहन का एकमात्र साधन यहाँ मिलता है तो वो है हवाई जहाज़ का। मगर जो हवाई जहाज़ का जो साधन है वो कुछ बहुत अधिक महंगा पड़ता है यहाँ के लिए। यानी जो परिवहन है वो भी यहाँ महंगा है। तो उसके अलावा जो सहारा का जो रेगिस्तान है उसमें विश्व बैंक की सहायता से एक सड़क बनाई जा रही है परिवहन के लिए। ठीक है, तो ये था उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश का अध्ययन हमने किया है, पूरे विश्व का अध्ययन किया है इसमें। तो इसको आप अच्छे से घर पे भी पढ़ना, बुक्स है वो लाइब्रेरी से इश्यू करवा लेना। तो आज के लिए इतना ही, तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।